प्रगतिवाद के बारे में पढ़ा था? समझा तो समझ नहीं आ रहा। क्या पढ़ा था जरा बताओ। प्रगतिवाद से मतलब नहीं आ रहा, जो प्रगति से होता वो है कि ये कोई अलग से। प्रकृतिवाद का मतलब है जो हमारे पास चीजें आती हैं वो प्रकृति से आती हैं और प्रकृति में ही चली जाती जाए। जैसे मनुष्य हाँ, प्रकृति से आए और फिर किसमें हम जले या दफनाएं, प्रकृति में ही हो रहे हैं। कीड़े मकोड़े प्रकृति से ही आ रहे हैं और प्रकृति में ही जा रहे हैं। पेड़ पौधे प्रकृति से ही निकलेंगे, प्रकृति में ही जीवाश्म बन रहे हैं। तो उनका मतलब एवरीथिंग्स कम फ्रॉम नेचर्स एंड रिटर्न टू नेचर्स। जो भी चीज आएगी वो प्रकृति से आएगी और फिर किस में जाएगी, जाना भी उसको प्रकृति में। तो ये हमारा प्रकृतिवाद होगा, ठीक है। प्राकृतिक दर्शन या प्राकृतिक विचारधारा को पदार्थ या भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक संसार या भौतिक संसार। भौतिक संसार क्या होते हैं? वास्तविक चीज तो जो गई जो हमें दिख रही है। भौतिक चीजें होती है जैसे हम खुद उनको बना रहे हैं, मनुष्य भौतिकवादी चीज है। हमने कोई भी अपनी आवश्यकता के लिए भौतिक चीजों को यूज किया, प्रकृति से वो ले रहे हैं पर उनका यूज ले रहे हैं, ठीक है। जैसे सृष्टि की वास्तविक रचना क्या होगी? प्राकृतिकवाद की जनेगी, ठीक है। प्रकृति ने ही सृष्टि की रचना की है। जो कुछ प्रकृति में घटित हो वही प्रकृति के विचारों को आधार है। जो भी घटना हो रही है प्रकृति में, बाढ़ों का आना, जो भी भूकंप आ रहे हैं और या सुनामी आ रही है, तो सब प्रकृति घटनाएं हुई है। तो ये सब क्या करती है? प्रकृति की तो देन है, हमारे और आपके कहने से तो नहीं आएगी, ठीक है। इसके अनुसार प्रकृति सर्वोच्च तथा भौतिक पदार्थ को सर्वप्रधान मानता है। केवल भौतिक ब्रह्मांड अवस्था रखते हैं, सभी केवल भौतिक ब्रह्मांड में अवस्था रखते हैं। भौतिक यानी चीजें क्या हो गई? जो हमारे सूरज है, भौतिक चीजें, ठीक है, जिनके द्वारा हम लेते हैं सूरज, इससे हम क्या लेते हैं? रोशनी लेते हैं। और कुछ प्रोटीन भी तो मिलती है वो क्या? विटामिन। सूरज से हमें गैसेस मिलती हैं, सभी तारों को उनसे ही ऊर्जा मिलती है, प्रकृति उससे, सूरज से, ठीक है। तो इनके अनुसार सृष्टि में प्रकृति या पद के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। वे प्रकृति को श्रेष्ठ मानते हैं, यानी जो प्रकृतिवाद को मानते हैं उनका कहना है कि प्रकृति से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। वो ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर शास्त्र अलग है, ठीक है। अपन लाइट जिसे अपन दार्शनिक मानते हैं। जो दार्शनिक लोग होते हैं, फिजिकोलॉजी जिन्हें दर्शन शास्त्र बोलते हैं, ये लोग क्या करते हैं? अलग अलग दर्शन शास्त्र होते हैं। कोई किसी रिलीजियस का दर्शन शास्त्र होगा, कोई कहता है हम इस रिलीजियस को मानेंगे, उसका दर्शन शास्त्र होगा। प्राकृतिकवाद में क्या होता है? सिर्फ प्रकृति को ही इंपोर्टेंसी दी जाती है और वास्तव में प्राकृतिक है। जो भी हमारे पास है वो प्रकृति की तो देन है। पेड़ पौधे प्रकृति तो बना रहे हैं, ठीक है। प्रकृति जब चाहे इनसे निपट सकती है। प्रकृति चाहे कोई ऐसी बीमारी लाए, जैसे जब जनसंख्या ज्यादा होती है, मैंने जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ाया था, किसी कौन सी क्लास में पढ़ाया था आई डोंट नो, पर मैंने जनसंख्या विस्फोट चैप्टर पढ़ाया था कि जब जनसंख्या विस्फोट होती है, जब मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता है, तो इसका बदला कौन लेती है? प्रकृति। कैसे लेगी? नष्ट कर देगी, बाढ़ आ जाएगी, घटना है, इसमें कई लोग मारे जाएंगे, ठीक है। कोई बीमारी आएगी, कोई बीमारी आ गई तो इसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे। तो प्रकृति क्या करेगी? खुद ही निपटती है। जब मनुष्य के हाथ में नहीं रहता है तो मनुष्य क्या करेगा? सिर्फ बचाव करेगा, वो बचाव करेगा, लेकिन प्रकृति से बढ़कर नहीं है। प्रकृति एक सेकंड में मनुष्य को तबाह कर सकती है। अगर प्रकृति पे जब गुस्सा आया प्रकृति को, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो हमें सिर्फ प्रकृति को साफ स्वच्छ रखना ही हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति को बचाएं, उसको साफ रखें, उसको हार्म ना करें, अधिक मात्रा में पेड़ पौधे ना काटें, फालतू में प्रकृति को हानि पहुंचाएंगे तो प्रकृति हमसे निपटेगी। तो इनका ये कहना है कि प्रकृति क्या करती है? प्रकृति को श्रेष्ठ मानते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन में जो भी समस्या आती है उनका समाधान प्रकृति में ही निहित होता है, ठीक है। जिसको उसको कोई भी जानकारी नहीं तो वो प्रकृति से ही करेगा। मान लो उसको किसी में रिसर्च है तो क्या करेगा? भ्रमण करेगा ना, किसका करेगा? घर पे तो नहीं रहेगा, प्रकृति का ही तो भ्रमण करेगा, जंगलों में जाएगा। आप डिस्कवरी चैनल नाम सुना होगा, डिस्कवरी, ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है। इंग्लिश लोग वाले ही आते हैं, इंडियंस का तो जानते नहीं। ये लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। जितने भी बॉलीवुड में अंतर जानते हैं? व्हाट इज द हॉलीवुड एंड बॉलीवुड? बॉलीवुड में फिल्म बताओ। बॉलीवुड मूवीज बनती हैं, उन्हें हम बॉलीवुड बोलते हैं। हॉलीवुड मूवीज अंग्रेजों की होती है, वो कुछ समझाते होंगे। तो डिस्कवरी चैनल है, यहाँ पे सिर्फ फॉरेन होते हैं,
जिन्हें हम विदेशी बोलते हैं, ये लोग रिसर्च करते हैं, लोग जंगलों में जाएंगे, वहाँ देखते हैं कि हम जंगलों में अकेले कैसे लड़ सकते हैं। आग जलाओगे आप पहले तो, पानी की कमी है तो वो खुद का यूरियन भी पीते हैं वक्त पे, ये नहीं तो वो सिखाते हैं कि बुरी परिस्थिति में आप अपने आप को कैसे कैसे निपट जिंदा रख सकते सकते हो। हो, जानवरों से कैसे निपट सकते हो, हमेशा अपने साथ ऐसे औजार कहीं रखो जो फंस तुम्हें रहे बुरी हैं पर- पानी में फंस रहे हो तो कैसे निपट सकते हो, चढ़ाई पे जाना है तो कैसे जाओगे, वो ये सब स्ट्रगल करते हैं। अब वहाँ पे वो लोग मंदिरों में नहीं करते काम, वो जीवन को जीना सिखाते हैं। हॉलीवुड्स में जो होता है, डिस्कवरी चैनल होता है, वहाँ पे आपने यहाँ पर देखा होगा इंडिया और विदेश में अंदर क्या है, वो लोग समझाते हैं, जो पिक्चर वो बनाते लोग हैं, जीवन को बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ के स्ट्रगल को कैसे फाइंड करना है, ठीक है। इंडिया में सिखाते हैं कि लाइफ को कैसे निपटना है, पूजा पाठ करके मंदिर में, सही बात, यही सिखाया जाता हाँ, यही चलता है। मंदिर जाओ, इस जा पे जाओ, गाय को ये सब खिलाओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ये नहीं सिखाते कि अगर आप बुरी परिस्थिति में पड़े तो उसको कैसे निपटना है। यहाँ पे वो लाइफ को ये सिखाते हैं अगर आप बुरी परिस्थिति में तो आप कैसे बच सकते हो। यहाँ पे जैसे रामायण पढ़ो, ठीक है, इसलिए वो खुद जाते हैं, प्रैक्टिकली वो जाएंगे तभी तो आपको विश्वास होगा। हमने कह दिया आपको कि जाना ऐसा होता है कि, तो वो लोग खुद प्रैक्टिकली जाते हैं, वो जोखिम उठाते हैं। हमारे ओरछा जैसे ओरछा होगा, ये कैसे होते हैं ये प्लेस, टूरिस्ट प्लेस, ठीक है। खजुराहो हुआ, छतरी का मध्य प्रदेश, खजुराहो, खजुराहो ना, खजुरा है, खजुराहो, जो भी ये टूरिस्ट प्लेस होते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या में कौन आते हैं, टूरिस्ट। आगरा है, हमारा आगरा है, तो ये क्यों आते हैं, इन्हें क्या जरूरत है, इंडिया है, खोज करने आते हैं, रिसर्च करने आते हैं कि यहाँ पे जो बनाए गए हैं ऐसी क्या खासियत है कि अभी तक खराब नहीं है, ठीक है। वो रिसर्च करने आते हैं, वो यहाँ ऐसे नहीं कि गए और फोटो निकलवा ली और चले। हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं, गए सेल्फी ली, ऐसी सेल्फी ली, वो सेल्फी ली। हम यहाँ रिसर्च नहीं करते, हमारे इंडिया के लोग सिर्फ घूमना जानते हैं, रोमांस करना जानते हैं, बस पब्लिसिटी करना जानते हैं। एक तो फोटो ले ली, हम आगरा घूमे, हाल पोस्ट कर दी, यहाँ का इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल। पर ये लोग आप देख रहे हैं टूरिस्ट का भी स्टोरी नहीं है, वो सिर्फ उसका रीजन बताएंगे कि मैं आगरा गया, मैंने वहाँ के संगमरमर देखे, ये वहाँ पे ऐसे संगमरमर यहाँ से। वो एक गाइड भी अपने लिए गाइड भी लेते हैं समझने के लिए, वरना वो इतनी दूर से आ रहा है पैसे खर्च करके। हमारे लिए 50 रुपए टिकट है, उनके लिए 1000 रुपए, 1200 1800 का टिकट होता है उनके लिए, क्योंकि सरकार को सबसे ज्यादा विदेशों से फायदा होता है उनके लिए। तो उनके लिए टिकट, वो इतना टिकट लेके मंगा, सोचो कहाँ से आ रहे हैं टूरिस्ट, क्या फायदा होता है, हमें क्या फायदा, हम क्यों जाए, हमें तो इतना महंगा टिकट है। हमारे यहाँ से कह दो कि जाओ आगरा चले, और हम क्या है पैसे बर्बाद होते हैं, ये सोचते, ये नहीं सोचते कि मैं वहाँ से कुछ सीखने मिल रहा है। वो क्यों सीखने आते हैं, जितनी ज़्यादा वो नॉलेज रखेंगे तभी तो उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, वो जगह जगह जाते हैं, घर बैठ के किताबें नहीं पढ़ते, किताबें भी पढ़ते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा वो रिसर्च करते हैं, फिर अपनी बुक्स पब्लिश करते हैं कि मैं ऐसी जगह गया, मैंने वहाँ पे खोज की, इंडिया के बारे में खोज की, ताजमहल के बारे में खोज की, वहाँ पे ऐसे ऐसे पत्थरों का यूज़ किया गया है, राजा महाराजा ने ऐसा काम किया, इसलिए उनकी नॉलेज ज़्यादा है। और हमारे यहाँ के लोगों की नॉलेज सिर्फ सेल्फी पे रहती है, पोस्ट पे करने से होती है, पूजा पाठ करने से होती है। हम जब तक किसी चीज़ की जानकारी खुद जाके नहीं करेंगे, हमें जानकारी नहीं है। आपसे कहा कि सब्जी बनाओ आलू की, तो जब तक आप खुद नहीं बनाओगे आपको नहीं पता कि आलू की सब्जी बनाने टाइम कितना लगता है, कितनी मेहनत लगती है। हम कह देते हैं कि अच्छी नहीं बनी है, उससे पूछो उसने कितनी मेहनत की, कैसे काटी है। जब आप खुद वो काम करोगे तब उसकी वैल्यू समझ में आती है, वरना ऐसे दूसरों के कहने से तो आपको कभी काम आएगा। जैसे आप किसी को मना कर दो डायरेक्ट, तो उसे कोई भी चीज़, तो ये स्ट्रगल होता है कि लाइफ का, वो लोग सिखाते हैं, ठीक है। तो प्रकृतिवाद में यही होता है, हम चीज़ों को समझेंगे। हम एक पेड़ काट देते हैं, अगर हम एक पेड़ के पास बैठ के उसकी टाइम पीरियड देखेंगे तो हमें पता चलेगा पेड़ को बढ़ने में कितना समय लगता है। ये होता है प्रकृति को जानना, ठीक है। हम प्रकृति को जब ही जान पाएंगे जब उस चीज़ को देखेंगे, उसको रियलाइज करेंगे। तो हम जब जंगलों में बैठो, आप खुद पता चलेगा कि जंगल क्या था। आपने अमेज़न के जंगल का नाम सुना है? सबसे खतरनाक जंगल, काफी घने जंगल, सबसे खतरनाक। वहाँ पे सबसे ज्यादा रिसर्च करने जाते हैं ये लोग। जब वहाँ के कौन सा सांप पाया जाता है, वो एनाकोंडा, काफी सबसे बड़ा लंबा सांप है, आपको तो ऐसे ही निकल जाता है वो पेड़ के पेड़। सबसे लंबा सांप है, सांपों की प्रजाति में सबसे लंबा सांप है, सबसे खतरनाक सांप है। वो सीधा निकलता है, डसना मसना उसका काम ही नहीं है।
उसका मुंह ही इतना बड़ा है कि तो आप देख के वैसे ही डर जाओ। चले जाएं। डायनासोर मूवीज आपने पढ़ी सुनी होगी, जोरासिक पार्क किसके ऊपर बनी है ये? आप लोग सारी ये चीज देखते हैं, किसी नॉलेज नहीं है। जोरासिक पार्क एक डायनासोर के ऊपर मूवीज बनी है। डायनासोर का नाम सुना है कि ये भी नहीं सुना है? सुना है नाम तो। कैसे जानवर होते थे डायनासोर? मैम आग में खाते थे। ये तो फायर वाले डायनासोर, फायर डायनासोर की भी तो प्रजाति थी, जैसे हाथी की प्रजातियां हैं, सांप की प्रजातियां हैं, मनुष्य की भी प्रजातियां हैं। मनुष्य की भी तो प्रजाति होती है। हमें यहाँ की ऐसी प्रजाति है, हमारे यहाँ आप अफ्रीका साइड जाओ तो वहाँ पे ब्लैक ब्लैक प्रजाति के मनुष्य पाए जाते हैं। अलग-अलग। अफ्रीका के मंगोलिया प्रजाति के लोग अलग अलग हैं, दक्षिण अफ्रीका के लोग अलग अलग हैं, अमेरिका के लोग अलग, ये प्रजातियां होती, कहीं काले कहीं गोरे इन टाइप के होंगे। तो ऐसे ही सांपों की प्रजाति होती है, ऐसे ही डायनासोर की प्रजातियां होती हैं अलग अलग। कुछ डायनासोर मांसाहारी होते थे, कुछ शाकाहारी होते थे, कुछ ऐसे उड़ने वाले भी थे थोड़े थोड़े से। तो डायनासोर ऐसा जानवर था, सबसे भारी जानवर था, हाथी से भी ज्यादा। ठीक है, हाथी उसके सामने 2-3 खड़े कर दो तब वो उसका वजन होगा। उसका अंडा इतना बड़ा होता था, सबसे भारी। अब ये अचानक कैसे विलुप्त हुए? क्योंकि इन्होंने सृष्टि में तबाही मचा दी थी। हाँ, आई थी। ये जोरासिक पार्क मूवी देखना, जोरासिक पार्क में पूरा बताया गया है डायनासोर के बारे में। तो उसने डायनासोर को खत्म, जब प्रकृति के साथ कोई छेड़खानी होती तो प्रकृति क्या करती है, सीधा उसको हटा देती। तो डायनासोर ऐसी प्रजाति थी, अगर आज होते तो हम नहीं होते, क्योंकि वो ऐसा जानवर था कि कई 1000 इंसान को खा सकता है। एक जानवर वो ऐसे ही निकल जाते। हाँ, उठा के तुम्हें ऐसे, तुम उसके लिए चींटी हो। मनुष्य के सामने इतना सा प्राणी, वो हमसे इतना बड़ा होता है कि हम उसके सामने इतने से हैं। हमारे ऊपर पैर ही रख देगा तो हम वैसे ही मर जाएंगे, तो वो तो वैसे ही निकल जाता है, काफी लंबी गर्दन होती थी। तो इसलिए जब जिनकी संख्या ज्यादा बढ़ी, जब इन्होंने ज्यादा कॉलोना मचाया तो प्रकृति ने इनको निपटा दिया। इसलिए डायनासोर का एक भी नहीं पाया, सिर्फ इनके अवशेष पड़े होंगे जो खुदाई में मिलते हैं। ये होता है। ठीक है, इतना समझ में आया प्रकृति के बारे में? प्रकृति का अर्थ क्या है? यहाँ हमने बताया प्रकृति आत्मा, विचारधारा, आत्मा की अमरता और ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता। ये लोग ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते। जो प्रकृति को मानते हैं वो सिर्फ प्रकृति को ही लेके चलेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर ने बनाया। प्रकृति हमारी एक देन है, हमें प्रकृति ने दिया है। ठीक है, प्रकृति का अर्थ शब्द है न्यूट्रलाइज का हिंदी रूपांतर है। ये शब्दों के न्यूट्रल और बुक कहाँ है? तो प्रकृति के अर्थ में हम जब भी अगर अर्थ की बात करें तो उसको डिफाइन करना होता है कि ये अर्थ है। अगर परिभाषा की बात करेंगे तो आपको विद्वान के बताना पड़ेगा। अगर हमने कहा प्रकृति का अर्थ बताओ तो उसके बारे में डिफाइन करना होगा। प्रकृति किस शब्द से बना है? अंग्रेजी का न्यूट्रलाइज हिंदी रूपांतर का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, ये 2 शब्दों का बना है। अंडरलाइन किया करो बुक में। नोट्स नहीं बनाते हो? उससे नहीं प्रकृति से संबंधित और इज्म का अर्थ है सिद्धांत या प्रणाली। ये इसका अर्थ होगा। ठीक है, यानी जो नेचुरल वर्ड है उसको प्रकृति से संबंधित मानेंगे, जो इसमें यानी सिद्धांत या प्रणाली। प्रकृति से संबंधित सिद्धांत या प्रणाली हमारा प्रकृतिवाद कहलाएगा। अगर इसकी परिभाषाएं देखेंगे तो रॉस के अनुसार, मैंने बताया था रॉस ने सोशियोलॉजी में सबसे ज्यादा परिभाषाएं दी हैं और एजुकेशन में एक समाजशास्त्री भी थे और ये शिक्षा शास्त्री भी थे। तो इनके अनुसार क्या होता है? नेचुरलाइज्म इज अ डिफिकल्ट टर्म व्हिच इज यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस। यानी प्रकृतिवाद एक ऐसा तंत्र है जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं समस्त आध्यात्मिकता का बहिष्कार, प्रकृति मनुष्य के दार्शनिक चिंतन को स्थान देता है और हम अनुभवों से परे नहीं हैं। यानी जो प्रकृति है
उसको अगर हमने अच्छे से जान लिया तो हमें सब चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो होगा। जाए ठीक है, समझ लो। पहले जमाने में जो जैनी लोग होते थे, जो साधु तपस्वी थे, वो क्या करते हैं, प्रकृति का ही तो विमर्श करते हैं, हाँ तभी तो उन्हें ज्यादा नॉलेज रहती है। हाँ जैसे मैं बुद्ध जितना गए वो थे ना, अवलोकन करेंगे उस चीज को, जाएंगे जानेंगे, तभी उनको सारी जानकारियां मिलती है। ये लोग ऐसे थोड़ी ना साधु बन जाते हैं, ये जगह जगह जाते हैं। बुद्ध गए थे महल छोड़ के। कौन? हाँ, बुद्ध जी गए थे, उन्हें ज्ञान प्राप्त करना था। बंदा वो कहते हैं हमें क्या करना है, हमें तो अच्छा खाने पीने मिलता है, बढ़िया ऑर्डर दे देंगे, नौकर हमारे सामने जाए। राजा के बेटे भी थे, लेकिन वो अपने 1 साल का बच्चा भी था, उसको छोड़ के गए। किस लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उन्होंने 6 साल तक तपस्या की, कुछ भी नहीं खाया। अगर हमें 1 दिन खाना नहीं मिले, 2 दिन खाना, तो हम तो वैसे चक्कर खाने लगते हैं। मैम अभी नहीं खाते वो चले जाएंगे, वो पहले वो मरते नहीं, तो वो लोग एक जगह बैठे रहेंगे और लीन हो जाते हैं, मरते कोई नहीं है। मतलब अब के ज़माने में ये है कि जैसे अभी भी देखो तो हिमालय पे कई साधु लोग बैठे रहते हैं, तपस्या करते हैं बहुत से लोग। कुछ जो साधु वगैरह होते हैं वो अभी भी, अब हिमालय की चोटी, हिमालय साइड जाना, वहाँ पे जो पर्वत हैं वहाँ पे अभी भी कई साधु लोग लीन रहते हैं। उनको सृष्टि से मतलब उनको अपने भोग विलास से मतलब नहीं है। उनके लिए ना घर परिवार की कोई वो मतलब होता है, ना उन्हें पैसों से मतलब है, ना ये तुम्हारे जो खाने पीने के सामान से मतलब है। सिर्फ उनको एक जगह बैठ जाते, उन्हें एकांत जगह चाहिए, उनसे कोई बोले ना, उनसे कोई कुछ ना करे, एकांतवासी मानते अपने आप को, उसमें ही लीन हो जाते हैं। तुझे तो फालतू मोह आया है पैसा में से मकान से। उन्हें समझ में आ जाता है कि मनुष्य को आज आया है वो जाए, जाना चाहिए। ठीक है, तो वो इन सब चीज़ों से समझ जाते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़कर वो एक जगह लीन होते हैं, अपने आप को एक ही जगह में दर्ज करते हैं, और वो क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना। तो ये पहले होता था, तो वो लोग ज्ञान प्राप्त करते थे, उनमें इतनी शक्ति थी कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता था उनके पास ही रह जाता था, उनको छोड़ नहीं सकता था, उनके उपदेशों से इतना प्रभावित थे, ये रहता था। तो जब वो अपनी वाइफ को छोड़ के गए थे, उनकी वाइफ का नाम क्या है, कौन सी जी? यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल, भूल जाते हैं। जब वो घर छोड़ के गए थे, ऐसा तो नहीं होगा कि उनके पापा से उन्होंने नहीं कहा होगा कि मैं घर छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं रहना है, मुझे ज्ञान की प्राप्त करना। नहीं मैम नहीं कहा था, कहा होगा, लिखा नहीं है इतिहास में, ऐसा नहीं हो। उनके पिता जाहिर सी बात है परमिशन तो देंगे नहीं। आप कह सके मुझे घर नहीं रहना, मैं घर से बाहर जाना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल छोड़ना चाहता हूँ, तो पिताजी क्या कहेंगे, क्यों ऐसा कर रहे हो, शादी हो गई है, बच्चे कौन देखेगा, घर चलाओ, तुम्हारे पास रख। पिताजी कह देंगे कि नहीं बेटा चले जाओ, मना करेंगे ना। तो एक बात उन्हें पूछी तो होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं पूछी होगी, भले ही उनके पिता ने तो जाहिर सी बातें मना किया होगा, अपनी बीवी से ही पूछा होगा, वो भी मना करेगी क्योंकि उनका अभी शादी हुई थी और बच्चा भी छोटा था। तो जब उन्होंने देखा कि मुझे ये सब मना करे, तो फिर रास्ते में उनको बूढ़ा वगैरह ये सब मिलता रहता है बाद में, तो वो घर छोड़ने का प्लान बना लेते हैं। अब फर्क क्या है, उसकी बीवी इसलिए उससे गुस्सा थी कि एक बार हमसे कह तो जाते हैं, उन्हें पता है कि वो अच्छा काम करने गए, कोई फालतू काम तो करने गए नहीं, चोरी चकारी करने गए, ज्ञान की प्राप्ति करने गए हैं, तो जनता की भलाई होगी, कुछ तो करने, अच्छा काम करने गए हैं। बस वो इस बात से खफाती उनसे, एक बार हमसे कह देते तो आप छुप के क्यों गए, और उन्हें ये पता था कि मैं कहूँगा ये जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो वो चले जाते हैं, रात को निकल जाते हैं घर से। अब जब एक बार वो जब आते हैं, अपने ही पिता के कपिलवस्तु जाते हैं, क्या कर रहे थे उन्होंने, क्या करा था, भिक्षा मांगी। वो एक क्या बन गए थे, बौद्ध बन गए थे, वो साधु में नहीं आते, वो बौद्ध में आते थे, तो भिक्षा मांगते थे। वो अपने पिता के कपिलवस्तु भी गए और धर्मशाला में रुके, ना कि महल में। वो चाहते तो अपने घर पे रुकते, लेकिन उन चीज़ों से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। उनके पिताजी ने उनके एक दोस्त को भेजा कि जाओ उससे मिल गया। उन्हें पता था मैं इसको भेज रहा हूँ, ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि उनके जो उपदेश जो भी सुनता था वो उनमें ही हो जाता था और वो उनको छोड़ता नहीं था। तो उनके पिताजी ने उनके पास दोस्त को भेजा, तुम जाओ बौद्ध के पास और देख के आओ ये क्या है। उन्होंने कहा मुझे पता है तुम वापस नहीं आओ, लेकिन फिर भी जानकारी लेकर गए। उनके पिताजी भी गए, उन्होंने पिताजी से पूछा कि मेरी पत्नी नहीं आई, तो उन्होंने कहा पत्नी का कहना है कि मैं क्यों जाऊं, मेरे से पूछ के गए क्या, जिसको उनको मिलना हो वो खुद आए, मैं नहीं जाऊंगी, सीधी बात है। जबकि 6 साल बाद उनका बेटा ही बड़ा हो गया, 6 साल 7 साल बाद गए, 6 साल में तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, 6 वर्ष तो उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं लग गए, ठीक है। 7वें साल गए होंगे जब उनका बेटा 6 साल का हो गया, जब 2 वर्ष का नहीं था। अब उनका बेटा ही बड़ा हो गया
उनके पिताजी ने कहा कि यशोधरा दी नहीं आई, तो उसने कहा नहीं, उसका कहना है कि तुम खुद आओ, मैं नहीं जाऊँगी। ये उसकी भी हट थी, वो अपनी जगह सही है, हमारा भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। हमसे तुम कह के तो नहीं गए, हमसे कहते तो हम आते, तुम बिना बताए गए तो तुम खुद आओ हमारे पास। तो जब बौद्ध जी उनके पास गए अपनी बीवी के पास, तो ये नहीं कि बैठ गए होंगे और भाई तुम कैसी हो, ये तो उनकी वार्तालाप हुई नहीं। क्या वार्तालाप हुई होगी सोचो? कुछ नहीं, वो आए नहीं, ये भी नहीं गए होंगे। गए थे बीवी के पास, उन्होंने कहा भिक्षाम देहि, थोड़ी सी मांगी, वो बौद्ध भिक्षु बन के गए ना, तो अब वो इंसान तो नहीं रहे ना, तो बौद्ध जी, तो उन्होंने अपनी बीवी से ही भिक्षा मांगी। अब पत्नी ने, सोचो ने क्या दिया? नहीं, उन्होंने अपने पुत्र को दिया। हाँ, कि तो तुमने जनता के लिए कुछ काम किया, तुम अच्छा काम करो। सोचो, उसने अपने बेटे को भी उनके काम के लिए लगाया कि जाओ मैं तुम्हें अपना पुत्र दे रही हूँ, इसको भी साथ ले जाओ। वो चाहती लड़ती। अगर हम आज की महिला के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो हमारी आज की महिला क्या करेगी? 4 गाली तो देंगी। हमसे पूछे गए थे काहे आए तुम इधर, निकल जाओ इधर से, हमसे ना बोलियो, जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे, हम तो खुश हैं। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को दिया, वो सब चीज भूल गई जो उनके अंदर बैर था, उनका आत्मसम्मान कहाँ अटका था कि हमसे कहते हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे उनके पास। जब उनके पास वो आए तो उनको सब चीज उनकी नाराजगी के, चलो ये आए तो द्वार पे, चलो आए तो है, इनने भिक्षा मांगी है, हमने इन्हें खाली हाथ नहीं देंगे, हम अपने पुत्र को दे रहे हैं। तो वहीं पे उन्होंने अपने पुत्र को दिया और इसको भी ले जाओ। तो यहाँ पे उनका भी आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंची और उन्होंने उनको खाली हाथ भी नहीं दिया। तो यहाँ पे यशोधरा बड़ी हो गई उनसे, क्योंकि उन्होंने भिक्षा कोई छोटी मोटी नहीं दी, बड़ी दी, अपने बेटे को दिया। बेटे को दिया, वो भी 6 वर्ष का बेटा है, बड़ा भी नहीं, 6 वर्ष के बच्चे तो छोटे ही होते हैं, वो माँ के साथ ही रहते। तो यहाँ पे उन्होंने यही सिखाया है कि वो जितना हम प्रकृति को जानेंगे तभी हमें जानकारी मिलेगी, वरना इसी में मुंह माया जाने, वो ईश्वर को नहीं मानेंगे। प्रकृतिवाद लोग होते हैं, दार्शनिकवाद लोग होते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते। आगे अपने समझ में ठीक है। अब इसके जो है क्या क्या दिए हैं समर्थ परिभाषा में, तो वो आएंगे आपके विद्वान, तो उनको पढ़ना, ठीक है, अलग अलग है, सबके अलग अलग सेंस हैं, अलग अलग विचार होंगे। हाँ, और इनके समर्थक कौन कौन से रहे? अरस्तु, कॉम्टे, हॉब्स, ये सब अर्थशास्त्री, ये सब कौन है? अरस्तु वगैरह समाजशास्त्री भी है, इन्होंने समाजशास्त्र भी दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो प्रकृति को लेकर चलेगा वो समाज पर जरूर तर्क देगा, क्योंकि प्रकृति और समाज दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अरस्तु, कॉम्टे, हॉब्स, बेकन, डार्विन, लेमार्क्स, और ये सब क्या हमारे, ये सारे समाजशास्त्री तो ये समाजशास्त्री, तो जिन्होंने प्रकृति को जाना है वही तभी तो समाज को बताएंगे, तो वही तो हेल्प करेंगे, तो समझाएंगे ना। समाज को तभी तो समझाएंगे, तुम प्रकृति के बारे में पूरी जानकारी तभी तो तुम समाज को बताओगे। तो ये समाजशास्त्री ये अकेले समाजशास्त्री बनते, जो प्रकृति को जानते हैं वो समाजशास्त्री बन जाते। तुम जितने सब्जेक्टों में जानकारी लोगे तुम उतना ही कहते, अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो अर्थशास्त्री हो जाओगे, ठीक है, ये होता है। उसके बाद क्या आती है? प्रकृतिवाद के सिद्धांत। इसमें तत्व क्या दिया है? प्रकृतिवाद को भौतिकवादी, विज्ञानवादी, यंत्रवादी सिद्धांत पीछे हेडिंग छूट गई है। समर्थक के बाद आते हैं प्रकृति का स्वरूप वैज्ञानिक दृष्टि से 3 आधार से जुड़ा है, एक भौतिक, यंत्र और जैविक। भौतिक में क्या आएंगे? फिजिकली चीज, ठीक है, थोड़े से ये चैप्टर समझा दे, 2 हेडिंग थोड़ी हमारी फिजिकली चीजें आएंगी, जैसे समस्त जगत जड़ से है और चैतन्य का जगत कोई वैसे नहीं, यानी हमें चैतन्य यानी ईश्वर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। भौतिक विज्ञानवादी प्रकृति को शक्तिशाली और प्राणवाद भी कहा जाता है। यूनानी ग्रीस दार्शनिक डेमोक्रीट के अनुसार संसार की रचना परमाणु के संयोग से हुई है। हमने बताया था कि जो सूरज है वो क्या करता है, इससे किरणें निकलती हैं, हाइड्रोजन भी है इसमें, हीलियम गैस भी है, इसके अणु और परमाणु मिलकर तो पदार्थ बनाते हैं, बताया तो उस दिन, अणु से मिलकर परमाणु बनते हैं। तो यही तो हमारी सृष्टि है, ठीक है। अब सूरज की रोशनी भगवान तो दे नहीं रहा और ये खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में गैसों की प्रचुरता ज्यादा है, जितनी ज्यादा गैस है तब हमें ऊर्जा मिलेगी। जब ये गैसें खत्म होने लगी तो ऊर्जा की शक्ति, सूरज की शक्ति भी खत्म होने लगी। सूरज कोई भगवान नहीं है, सूरज एक हमारे लिए तारा है, ये साइंस में खोजा। पहले जमाने में लोग सूरज को भगवान मानते थे, सूर्य देवता, चंद्र देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, क्योंकि इनकी पूजा कर, ठीक है, ये नेचुरल चीज है, वायु नेचुरल चीज है, सूरज नेचुरल चीज है। इनकी पूजा इसलिए की जाती थी कि अगर इनको पूजा करने का साइंटिफिक रीजन क्या है, अगर हम इन चीजों को पूजा करेंगे, मान साइंटिफिक रीजन के अकॉर्डिंग,
हम सूरज की पूजा करेंगे तो उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि भगवान को ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। पेड़ों की पूजा क्यों की जाती है? पेड़ को पूजेंगे, उसको काटेंगे नहीं, तो पेड़ हमें नुकसान बचाते हैं, बच जाएगा। मेन रीजन ये होता है बरगद के पेड़ की पूजा करने का। सूरज की पूजा इसलिए की जाती थी और वायु को भी पूजा इसलिए की जाती थी, इनको हम भगवान मान के चलेंगे तो इन्हें हम हानि नहीं करेंगे, हानि नहीं पहुंचेगी, ठीक है। ये साइंस कहता है। वायु को इस तरह लेकिन अब क्या है, उन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों ने जैसे जैसे विचार किया उन्होंने उसको धंधे में जोड़ दिया। तो पहले सिर्फ किनकी पूजा होती थी? मूर्ति पूजा नहीं होती थी, सिर्फ प्रकृति की पूजा होती थी, पेड़ पौधे की, सूर्य की, वायु की, इन सब की पूजा होती थी। पानी के लिए हम वायु को मनाते थे, इसके लिए हवा पानी इनकी पूजा होती, क्योंकि पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, सूरज के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मनुष्य इनके बिना अधूरा है। अब पूजा का सेंस चेंज कर दिया, अब मूर्ति पूजा ज्यादा है। तो पहले पूजा प्रकृति की होती थी, प्रकृति में ये सब चीजें आती थी, ठीक है। जो भौतिकवाद चीजें हैं, 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजों के आधार पर यह बताया कि जगत के मूल परमाणु के संयोजन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सीधी सी बात, इनसे ही सूरज की ऊर्जा बनती है, ठीक है। इन्हें 3 शक्ति के कण बताए गए हैं और यही विचारधारा को शक्तिवाद भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा भौतिकवाद, ठीक है। यंत्रवादी में क्या होगा? मैकेनिकल। यंत्रवादी प्रकृति विचारधारा जिसके अनुसार यह जगत यंत्र की भांति कार्य करता है, जिसमें भौतिक द्रव्य, मैटर और गति, मोशन, यानी हम गति के द्वारा ही तो काम करते हैं। हम जब किसी वस्तु को धकेलेंगे, आपने साइंस से पढ़ा होगा, बल, शक्ति, कार्य, 9th का एक चैप्टर है बल, ऊर्जा, शक्ति, इस तरीके का एक चैप्टर है। तो हमें अगर कार को धकेलना है तो हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं, बल लगाते हैं। मनुष्य की बल उसकी कार्य की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। मनुष्य अगर रनिंग करेगा तो वो अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग दौड़ेगा, जिसमें जितनी ज्यादा ऊर्जा की वो उतनी तेज भागेगा। अगर व्यक्ति शारीरिक स्वस्थ नहीं है तो वो कम दौड़ पाएगा, व्यक्ति कम धक्का लगा पाएगा, अपनी और चीजें कम खींच पाएगा। अगर हम एक आपने ये चैप्टर भी पढ़ा होगा, ये गोलक होता था, हम जिसको ये लटकाते थे तो ये जिसको जितना घुमाएंगे तो ये इस तरीके से जाता था। पढ़ा है गोलक के बारे में, साइंस के चैप्टर ये सब पढ़ा होगा। तो गोलक को हम जैसे हमने एक रस्सी से गोलक को बांधा और फिर हमने इसको घुमाया तो पहले इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, फिर कुछ समय बाद वो अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको एक बल के द्वारा भी तो करा है, अपने आप को ये घूमेगा नहीं। तो इन्होंने यही बताया है कि भौतिक द्रव्य या प्रज्वल तथा गति से निर्मित है, मानव चेतन की अपेक्षा कार्य करता है। इस सृष्टि से मनुष्य व पशु समान है, ठीक है। प्रकृति में दोनों को ही समान दर्जा दिया, उसके लिए पशु भी समान है। तो विषयधारा के पोषक विद्वान हर्बर्ट ने माना है कि यांत्रिक प्रकृति जो मनुष्य को मशीन के रूप में मानता है, शैक्षिक सिद्धांत व व्यवहार में पूर्णता नगण्य, यानी मनुष्य एक मशीन की भांति कार्य करता है कि नहीं। अगर मनुष्य हाथों का यूज नहीं करेगा तो उसके बॉडी पार्ट जाम हो जाएगा। जितनी ज्यादा अपने हाथों का यूज भी करेगा उससे ज्यादा उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी, मूवमेंट करेगी। मशीन से हम जितना काम लेंगे ठीक है। और मनुष्य की भी बॉडी कैसी है? मशीन है। उसका एक निश्चित क्रिया इसलिए दी क्योंकि उसके अंदर कुछ स्वाभाविक क्रिया है। जैसे हमने मशीन बनाई काम करने के लिए, अब हार्वेस्टर वगैरह, पहले हम भी कटाई करते थे पर हमारा शरीर थक जाता है, मशीन थकती नहीं, लेकिन मनुष्य की मशीन की भांति ही काम करती है। जैविक प्रकृतिवाद में क्या होगा? बायोलॉजिकल विचारधारा विकास के सिद्धांत के मनुष्य की उत्पत्ति व्याख्या करती है कि इसके पेड़ गर्भित थे, बालक मानव की संतान है और उसमें वही गुण विकसित होते जो मानव में होते। सीधी बात है, बालक जैविक प्राणी है और जैविक नियमों के आधार पर ही समाज में रहना, संघर्ष झेलना, संघर्षों का समाधान करना। वैज्ञानिक मानव को सामाजिक प्राणी की संज्ञा देते हैं। पशु और मानव की मूल वृत्तियों में बड़ी समानता है। डार्विन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य अपनी जीविका उपार्जन हेतु संघर्ष करता है और अस्तित्व के सिद्धांत के अनुसार योग्यमय बनकर अपने अस्तित्व को स्थापित करता है और संघर्ष अस्तित्व के संघर्ष तथा सामर्थ्य का अस्तित्व भी इसके अनुसार है। तो जैसे मनुष्य हम क्या करते हैं? अपने पिता के ऊपर जाते हैं क्योंकि हम जेनेटिक चीजें लेते हैं। जेनेटिक चीजें क्या होती हैं? पैतृक गुण, ठीक है। हमारे दादाजी कुछ काम ऐसे करते वो हमारे अंदर भी गुण आ जाते हैं। अच्छा, आ जाते हैं जेनेटिक गुण, इनको हम बोलते हैं जेनेटिक गुण यानी पैतृक गुण। हमारे दादाजी मान लो जैसे चलते होगी तो अपने देखो बच्चा कभी कभी अपने दादाजी की कॉपी करता है क्योंकि उसके अंदर उसके गुण ही आ जाते हैं। अगर उसका पिता इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिशियन है तो बच्चा भी वही काम सीखने की कोशिश करेगा क्योंकि पिता को वो देख रहा है, जैसे चीज देखेंगे वैसे। हाँ, तो वो जेनेटिक चीज होती है। और मनुष्य कैसा है? जैविक प्रकृति वाला, जीवित यानी जैविक प्राणी। वो नियमों के अनुसार काम करता है, उसको संघर्ष झेलना है, अपने अस्तित्व को बनाना है तो उसे लड़ाई करनी है। अगर अस्तित्व यानी क्या होता है? अस्तित्व यानी क्या होगा? अस्तित्व
अस्तित्व, इसमें वर्ड है ना, अस्तित्व प्राणी है ना वो, यानी अपने जीवन को बचाना। जीवन हम अपने अस्तित्व को बचाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे। तो वो अपने क्या करता है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो लड़ाई करता है, संघर्षों का मुकाबला करता है। कभी कभी आप गए, आप परेशान हो गए, अब आप अगर वहाँ खड़े रहे तो मर जाओगे, तो आप क्या करोगे, नहीं मुझे तो जीना है, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। हम रास्ता पार करने की कोशिश करेंगे, हम कभी फंस गए जंगल में तो हम रास्ता पार करने करेंगे, तो नहीं कि तुम वहीं खड़े रहो, भैया आओ 4 बार मैं खा लूँ। हमें अपनी लाइफ की चिंता है ना, वो उसको बोलते हैं अस्तित्व। ठीक है, आया समझ में तो ना। और मानव को विकास मूलाधार किससे मिलते हैं, विकास किससे होगा, शिक्षा के द्वारा। शिक्षा में जब तक करेंगे ये इतना आगे समझ में, बाकी का प्रकृति को ज्ञान मीमांसा और तत्व ये मूल्य कल बता दें, सिद्धांत वगैरह ये बचे हैं, ये कल समझा दें। पढ़ के आना, लेकिन इसके बालक के विकास की अवस्था पढ़ के आना, पेज नंबर 65, ये ध्यान से पढ़ के आना, कल हम पूछेंगे। होमवर्क में लिख लो पेज नंबर 49 तो हमने पढ़ाई दिया है, 50 से लेकर 55 तक पढ़ना, 50 से लेकर 55। ठीक है, फंडामेंटल देखते हैं उस क्लास में, देखते हैं लंच के बाद ही लेते, तो लंच का टाइम है, फंडामेंटल की क्लास में। आज तो बस पढ़ाना था।